गुड मॉर्निंग क्लास 7। शुरू करते हैं आज का क्लास। आज हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर एलिमेंट्स ऑफ क्लाइमेट एंड वेदर्स वाले चैप्टर से। हम लोग आज डिस्कस करेंगे कंडेंसेशंस। तो आज हमारा सब टॉपिक है कंडेंसेशंस। तो कंडेंसेशन स्टार्ट करेंगे, फिर प्रेसिपिटेशन मूव करेंगे और उसके बाद ये आज जो है चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो शुरुआत करते हैं कंडेंसेशंस। तो सबसे पहले हम लोग ने जो लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि एटमॉस्फेयर किससे मेजर करते हैं, फिर विंड की स्पीड किससे मेजर करते हैं। तो ये सब चीज़ें हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कंडेंसेशंस। तो कंडेंसेशंस है क्या? Now when air or moist air rises upward, it cools and water vapor present in it changes to water. नो कंडेंसेशंस में मोस्टली हम लोग ने ये थ्री चीज़ें, इवापोरेशंस, इसके पिछले हमने इवापोरेशंस पढ़ा था। इवापोरेशंस में क्या था कि इवापोरेशंस के अंदर जो हीट के कारण, सन्स की जो हीट होती है, सन की जो रेज होती है वाटर में जब पड़ती है ना, जब वाटर्स में पड़ती है तो वाटर्स क्या होता है, वो धीरे धीरे वार्म अप होता है। तो धीरे धीरे उसका जो वो धीरे धीरे गर्म होने के बाद वो भाप बनता है। तो वो जो भाप बनता है दैट वॉज कॉल्ड इवापोरेशंस। तो ये जब ऊपर भाप बन के जैसे मूव करता है तो ऊपर जाते धीरे धीरे वो ठंडा होता है, तो वो क्या हो जाता है, मॉइस्ट हो जाता है। और धीरे धीरे वो लाइट होता है, तो ऊपर जिस तरह से वो मॉइस्ट होता है, तो जिस तरह से वो पहले क्या था, ये इवापोरेशंस के अंदर वो वार्म था, वो गर्म था, तो जिसके लिए वार्म एयर राइजेस अप। तो जैसे वो ऊपर गया, ऊपर एकदम क्लाउड, तो धीरे धीरे जब उस तरह से ऊपर जाता है तो वो क्या हो जाता है, ये मॉइस्ट हो जाता है और उसके साथ साथ और भी ऊपर चले जाता है, राइजेस अपवर्ड। फिर धीरे धीरे वहाँ पे क्या होता है, इट टर्न इनटू वाटर वेपर। धीरे धीरे वो ठंडा होता है, कूल हो जाता है, तो फिर वो वाटर ड्रॉपलेट्स में चेंज होने लगता है। तो वाटर वेपर्स, धीरे धीरे वाटर वेपर्स फॉर्म होती है, तो इट चेंज इनटू वाटर वेपर टू वाटर। तो धीरे धीरे जो वाटर वेपर्स था, इवापोरेशन, वार्म एयर टर्न इनटू वाटर वेपर प्रेजेंट, उसके बाद वाटर वेपर चेंज इनटू वाटर। तो इसी तरह से ये वाटर वेपर से वाटर जब ये चेंज हुआ, तो ये प्रोसेस जो था इवापोरेशन से वो बना मॉइस्ट एयर, जब ऊपर राइज हुआ तो कूल डाउन एंड टर्न इनटू वाटर वेपर। फिर वाटर वेपर व्हेन चेंज इनटू वाटर, तो ये प्रोसेस जो था इसे कहा जाता है कंडेंसेशंस। ठीक है, तो इसी तरह से वापस एक बार करते हैं कि जिस तरह से सन की जो रेज होती है जब वाटर पे पड़ती है, सन्स की रे, तो वो इवापोरेशन से शुरू होती है। तो यहाँ पे वाटर मीन्स ब्लू कलर, तो ये जो वाटर मान लो ये, ठीक है, ओशन से, रिवर से, कुछ भी है, तो यहाँ पे जो वाटर था ये क्या हो गया, ये गर्म होने लगा। तो गर्म होने के कारण इट राइजेज अप। तो जिस तरह से वो राइज अप हो रहा था, ऊपर जा रही थी, तो वार्म एयर था, तो धीरे धीरे फिर ऊपर जाते जाते मॉइस्ट एयर जिस तरह से ऊपर गया, तो वो धीरे धीरे ठंडा हुआ। ठंडा होने पर वो क्या बन गया, वाटर वेपर बना। फिर वाटर वेपर चेंज इनटू वाटर। तो ये प्रोसेस जो था, ठंडा होने के बाद वाटर वेपर वाटर बनता है, तो इसे कहा जाता है कंडेंसेशन। तो इसी तरह से ये कंडेंसेशन हो गए, है ना। तो ये हो गया हमारा कंडेंसेशन। द टेम्परेचर एट विच कंडेंसेशन टेक प्लेस इज कॉल्ड ड्यू पॉइंट। अब ये आता है कि कौन सा टेम्परेचर होता है जब वो वाटर वेपर जो होता है इवोपरेशन से जो वार्म से होता है, फिर वो वाटर वेपर चेंज होता है, फिर वाटर वेपर से वाटर चेंज होता है, तो इसकी जो टोटल टेम्परेचर है, तो वो टेम्परेचर्स, तो जब ये टेम्परेचर्स इंपॉर्टेंट है कि जिस टेम्परेचर में कंडेंसेशंस होती है उसे क्या कहा जाता है, ड्यू पॉइंट कहा जाता है। नाउ द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कंडेंसेशंस आर फॉर्म्ड और फॉलो। तो कंडेंसेशंस अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर्स अलग अलग है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, क्लाउड्स। तो सबसे पहले आता है क्लाउड। दे आर फॉर्म्ड व्हेन वाटर वेपर इन द एयर। तो ये कब होता है, क्लाउड्स का फॉर्म होता है कि जब वाटर वेपर जो प्रेजेंट है, व्हेन वाटर वेपर इन द एयर कंडेंस अराउंड डस्ट पार्टिकल्स इनटू टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर। तो जो वाटर जो है, वाटर वेपर्स एयर के अंदर प्रेजेंट है और वो कंडेंस होता है जब ठंडा होता है, जिसके साथ जब वो जिसके साथ डस्ट पार्टिकल्स भी इंक्लूड होती है एंड इनटू टाइनी ड्रॉपलेट्स। तो वो वाटर वेपर कंडेंस जब वो ठंडा होता है, साथ में उसके साथ डस्ट पार्टिकल्स भी इंक्लूड हो जाती है, फिर वो टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर चेंज हो जाता है। सो दिस टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर कलेक्टिवली, ये धीरे धीरे वन टाइनी ड्रॉपलेट्स, तो कलेक्टिवली ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर जो होता है कम टुगेदर एंड दे फॉर्म
क्लाउड्स। तो ये ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर जब ये कलेक्टिवली एक साथ फॉर्म्ड होते हैं, मिलते हैं, तो ये क्या बन जाता है, क्लाउड का रूम फॉर्म ले लेता है, तो ये क्लाउड बन जाता है। तो इसी तरह से ये हो गया क्लाउड। फिर आता है, तो ये था कंडेंसेशंस। Now next आता है, there are 3 types of clouds based on their shapes, height at which they are formed। तो इसी तरह से कहा गया क्लाउड्स जो फॉर्म्ड होता है उसके अकॉर्डिंग वो 3 टाइप्स में है, साइरस, क्यूमुलस एंड स्ट्रेटस। तो ये जो है हम ये डिस्कस नहीं कर रहे, जस्ट देयर टाइप्स। ये याद रखना है कि क्लाउड जो फॉर्म्ड होते हैं हाइट के अकॉर्डिंग, शेप्स के अकॉर्डिंग, वो 3 टाइप्स के होते हैं। फिर क्लाउड्स के बाद दूसरा कंडेंसेशन कौन सा है, ड्यू है। तो ये दूसरा कंडेंसेशन है। तो इट इज़ फॉर्म्ड व्हेन मॉइस्ट एयर कम्स इनटू कांटेक्ट विथ कोल्ड सरफेस। अब ये बोलते हैं कब होता है, जब कोई मॉइस्ट एयर है और वो सडनली आके कोई कोल्ड सरफेस से उसे वो कांटेक्ट में आ जाता है। तो जैसे कोई कांटेक्ट मतलब लीव्स ले लो, लीव्स ऑफ प्लांट्स ले लो, तो उससे क्या हो जाता है, तो वो ठंडा हो जाता है, कंडेंस हो जाता है। एंड जब वो ठंडा हो जाता है तो वो क्या हो जाता है, ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर फॉर्म हो जाता है, तो उसे कहा जाता है ड्यू। तो ये मोस्टली देखोगे मॉर्निंग में, अर्ली इन द मॉर्निंग जब होती है तो उस समय ड्यूज आपको दिख जाएगा, पेड़ों में बहुत सारे पानी दिखेगी आपको। तो ये चीज़ है ड्यू। तो ये मोस्टली विंटर सीजन में भी आपको दिखेगा, ड्यूज बहुत सारे होते हैं। जब अर्ली इन दैट जो एक्सट्रीम विंटर्स में ने, तब तो वो मोस्टली ड्यूज जो है दिखेंगे नहीं आपको, ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर से दिखेंगे, वो कभी कभी वो फिर फ्रोज़न हो जाते हैं। तो ये लगभग जब स्टार्टिंग होती है ना विंटर सीजन, तो आपको इस तरह से सरफेस ऑफ द लीव्स एंड एवरीथिंग यहाँ पे आपको मॉर्निंग में दिखेगा ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर। तो ये होता है, तो इसे कहा जाता है ड्यूज। फिर नेक्स्ट थर्ड आता है हमारा फ्रॉस्ट। तो फ्रॉस्ट कब फॉर्म होता है, ये टेम्परेचर जब बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो जाता है फ्रीजिंग पॉइंट, क्योंकि फ्रीज़र में अगर हमें बर्फ़ जमानी होती है तो 0 डिग्री में बर्फ़ जो है जम जाती है। तो इसी तरह से टेम्परेचर जब बहुत नीचे आ जाता है तो ये जो ड्यूज़ है, वाटर वेपर जो है, तो जैसे मैंने कहा कि सर्दियाँ बहुत ज़्यादा होती है तो आपको फिर ये ड्यू नहीं दिखेगा, फिर वो क्या दिखेगा, वो फ्रॉस्ट दिखेगा, आइस दिखेगा। तो इसी तरह से वो ड्यू जो है या फिर वाटर वेपर जब वो ठंडा सरफेस में आते मिलते हैं तो वो क्या हो जाता है, आइस क्रिस्टल फॉर्म करते हैं, तो उसे कहा जाता है फ्रॉस्ट। तो वो कब हुआ, वो ड्यू था, स्टार्टिंग में एकदम टेम्परेचर जितना ज़्यादा नॉर्मल था तब हुआ था, लेकिन टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नीचे आ गया तो वो क्या बन गया, फ्रॉस्ट बन गया। उसी जैसे ही व्हेन कंडेंसेशन टेक प्लेस एट द लोअर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, तो कंडेंसेशन कब फॉर्म होता है, लोअर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो वहाँ पे जब वो क्लोज होते हैं लैंड से और अबव द सी आर वाटर बॉडीज़, तो वो फॉग फॉर्म करते हैं, धुंध फॉर्म करते हैं, तो वो हो जाता है फॉग। ये विंटर में ही आपको दिखता है क्योंकि वापस से टेम्परेचर उतना ज़्यादा नहीं होता, अर्ली मॉर्निंग वी कैन सी द फॉग, जिससे कुछ नहीं दिखता है क्योंकि। तो ये फॉग कब कहाँ पे फॉर्म होता है, दैट वाज द लोअर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर एंड अबव द वाटर बॉडीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा धुंध रहती है, तो ये तब वो फॉर्म होता है। तो कंडेंसेशन वी हैव सीन दे आर फर्स्ट क्लाउड, देन ड्यू, देन थर्ड फ्रॉस्ट एंड द फिफ्थ वन इज फॉग। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है प्रेसिपिटेशंस। तो अब हमारा नेक्स्ट वो हो गया, पहला हमने इवापोरेशंस देखा, इवापोरेशंस में अब उसके बाद इवापोरेशंस पहला वो बना आपका इवापोरेशन से, दैट वाज इवापोरेशन से क्या बन गया, वार्म एयर हुआ है ना, वार्म्स एयर। फिर उसके बाद वार्म्स एयर के बाद ऊपर गया तो वो क्या हो गया, ठंडा हो गया, दैट वाज कंडेंसेशन फॉर्म, वो कंडेंसेशन हो गया। अब जब वो क्लाउड फॉर्म हो गया तो अब नेक्स्ट इन द फॉर्म ऑफ वापस वो नीचे आएगा इन द फॉर्म ऑफ रेन, रेन आएगा या फिर फ्रॉस्ट हो जिस तरह से, तो जो इन द फॉर्म ऑफ वाटर जो वापस आता है नीचे अर्थ के अंदर लैंड में, उसे प्रेसिपिटेशंस कहा जाता है। दैट वाज द वाटर रेन इन द फॉर्म ऑफ स्नो, रेन, हेल्स, कुछ भी हो। Now the precipitations, when small water droplets join together, they grow into size, bigger size until it's too heavy. जब बहुत ज़्यादा heavy हो जाता है, आप float नहीं कर सकते, तो they start falling down as a rain. तो वो नीचे आने लगते हैं। तो क्लाउड, दैट वाज क्लाउड, बहुत ज़्यादा हेवी हो जाती है, वो कंटेन नहीं कर पाते ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, उनके साथ साइज़ बढ़ जाता है, बहुत हेवी हो जाता है, फ्लोट नहीं कर पाते, तो इट स्टार्ट रेनिंग। तो दैट इज़ कॉल्ड प्रेसिपिटेशंस। तो इसे ही प्रेसिपिटेशंस कहा जाता है।
दिस प्रोसेस इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशंस. सो द मेन फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशंस आर, तो मेनली जो हमारे प्लेन एरिया में जो दिखता है, प्लेन्स में हमें रेन दिखता है, स्नो हमें माउंटेन्स में दिखेगा, स्लेट्स एंड हिल्स वी कैन सी. अगेन हिल्स वी कैन सी, दैट वाज अगेन टेम्परेचर पर डिपेंड करता है. जब सडनली टेम्परेचर्स में चेंजेस आती है तो वी कैन से हिल्स, वी कैन सी द हिल्स. ओले पड़ते जिस तरह से हम लोग हिंदी में बोलते, तो वो स्लेट्स एंड हिल्स वी कैन सी. स्नो, स्लेट्स, हिल्स, तो ये माउंटेन्स में आम बात है. हमारे प्लेन्स एरिया में रेन्स और हिल्स वी कैन सी व्हेन द टेम्परेचर्स बहुत ज़्यादा अगर डाउन होती है तब. अब आता है कि हाउ कैन वी मेजर रेनफॉल. हम रेनफॉल को कैसे मेजर कर सकते हैं कि रेनफॉल कितना ज़्यादा हुआ था. तो इट कैन बी मेजर्ड विद एन मेजरमेंट. जो इंस्ट्रूमेंट है रेन गज, तो वो जो इंस्ट्रूमेंट है उसको कहा जाता है रेन गज, जिसके थ्रू रेन को मेजर किया जाता है. सो दे आर थ्री वेज इन विच रेनफॉल अकर्स. तो जो रेनफॉल अकर होती है तो वो थ्री रेनफॉल्स होती है: कन्वेक्शनल रेनफॉल, orographic rainfalls and cyclonic rainfalls. So they are three types of rainfalls: conventional, orographic and cyclonic rainfalls. Now conventional rainfalls में air near the surface of the earth get heated and rises in the form of air current. When these warm and moisture reaches higher up, it expands and loses heat. So the water vapor in the air condense and form cumulus clouds. These clouds causes heavy rainfall that is accompanied by thundering and lightning. This is called conventional rainfall and it is experienced in the equatorial regions. तो ये वाला जो है मेनली हम लोग ने लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज जो डिस्कस किया था इसी चैप्टर्स के थ्रू, कि जो एरिया है सरफेस ऑफ द अर्थ, जो लैंड होती है सबसे ज़्यादा हीटेड हो जाती है, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है. तब वो जब गर्म हो जाती है तो द वार्म एयर जो है वो ऊपर की तरफ चलती है, ऊपर चली जाती है, और जो कोल्ड एयर होता है वो नीचे की तरफ ब्लो होता है. कोल्ड एयर ब्लो इन द लोअर एरिया बिकॉज इट वॉज हेवी एंड कंडेंस. तो इसी तरह से जब वो ऊपर जाती है तो और एक्सपैंड होती है, एक्सपैंड होती है. तो वो एक्सपैंड होती है तो बहुत ज़्यादा फिर वो एक्सपैंड करती है, इसकी हीट जो है लूज़ हो जाती है. हीट लूज़ करता है तो फिर कंडेंसेशन होता है, ठंडा हो जाता है. फिर इट वॉज अगेन गिव्स रेन्स. तो जब फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा हेवी हो जाती है तो इट गिव्स इन द फॉर्म ऑफ रेन, तो वापस बारिश के रूप में वो नीचे आ जाती है. तो इसे कहा जाता है कन्वेंशनल रेनफॉल. एंड ये रेनफॉल जब होती है तो साथ में लाइटनिंग होती है, थंडर होता है. और ये रेनफॉल हम कहाँ पे से विटनेस करते हैं, इसे हम लोग विटनेस करते हैं इक्वेटोरियल रीजन्स एक्सपीरियंस करते हैं. तो ये जो डायग्राम्स है, ये डायग्राम्स कन्वेंशनल रेनफॉल्स की है. तो ये दिख रहा है आपको इस तरह से, वार्म से राइजिंग अप, ठीक है. तो इस तरह से वार्म से राइज अप और एक्सपैंड होती है. इसके बाद जब हेवी हो जाती है इट गिव्स इन द फॉर्म ऑफ रेन, वापस नीचे आ जाती है. तो ये हो गया हमारा कन्वेंशनल रेनफॉल. नेक्स्ट आता है ओरोग्राफिक रेनफॉल. तो ओरोग्राफिक रेनफॉल्स क्या है? ओरोग्राफिक रेनफॉल्स है कि जो इससे डायग्राम्स के थ्रू एक बार रीड आउट करते हैं, फिर डायग्राम्स के थ्रू करते हैं कि जो माउंटेन्स को, ये रास्ते में अगर माउंटेन्स आ रही है, ठीक है, तो जो एयर ब्लो कर रही है, जो एयर मूव कर रही है, तो जिस तरह से एयर टेम्परेचर्स माउंटेन, जैसे हम हाइट में ऊपर जाते हैं तो हमारी टेम्परेचर क्या होती है, कम हो जाती है. सो एज द माउंटेन्स, एयर्स के रास्ते में अगर माउंटेन्स है, हिल्स है, और वो कवर एज अ लैडन, मतलब उनको रोक रही है, विंड को रोक रही है. तो मॉइस्चर लैडन विंड जो है वो ऊपर जैसे जैसे जाएगी वो क्या हो जाएगी, वो ठंडी हो जाएगी, क्योंकि माउंटेन्स है वो, वहाँ पे टेम्परेचर जो है नीचे आ रहा है, टेम्परेचर कम है. तो जिस तरह से वो आगे ऊपर जाती है तो बहुत ज़्यादा कंडेंस हो जाती है, कंडेंसेशन फॉर्म हो जाना शुरू हो जाता है. मॉइस्ट जो एयर है वो मॉइस्चर एयर जो है कोल्ड होता है, कंडेंसेशन होना शुरू हो जाता है. फिर और ऊपर जाती है तो फिर इट विज गिव इन द फॉर्म ऑफ रेन, तो वो बारिश होना शुरू हो जाता है. तो ये बारिश देना शुरू कर देती है. तो ये किसके कारण हुआ? बिकॉज ऑफ द माउंटेन्स, हिल्स ये था उसके कारण. तो ये था जो रुकावट थी उसके रास्ते में, तो उन्होंने बारिश दे दी. तो जिस साइड में बारिश इस साइड में हुई तो इसको कहा जाता है विंडवर्ड साइड. अब बारिश, फिर ये क्या हो गया, बारिश यहाँ ख़त्म हो गई तो ये क्लाउड जो था अब वो लाइट हो गया, ये मूव करेगा आगे की तरफ. तो यहाँ पे इस साइड में बारिश नहीं होगी, तो ये हो जाता विंडवर्ड साइड बोलते हैं या फिर लीवर्ड साइड बोलते हैं. इस किस्म के, इस टाइप्स के बारिश जो होती है, रेनफॉल होती है, इसको ओरोग्राफिक रेनफॉल कहा जाता है. एंड इससे ओरोग्राफिक रेनफॉल्स जो है, ओरोग्राफिक रेनफॉल्स किया जाए या फिर रिलीफ या फिर रेनफॉल्स, और ये
मेनली हिल्स एरिया में मोस्टली देखा जाता है, हिल साइड, क्योंकि हमारे माउंटेन्स है। अब यहाँ पे देखो ये पिक्चर्स आपको दिख रहेगा, ये दिख रहा है आपको इस तरह से माउंटेन, जो इस तरह से क्लाउड हुआ, फिर ये बारिश हो गई, फिर ये हो गया विंड वर्ड साइड बारिश यहाँ पे भी, फिर आगे बड़ी क्लाउड तो दैट लाइटेड, तो ये रेन शैडो एरिया भी बोला जाता है, क्योंकि अभी जो मूव करी क्लाउड्स उसमें अब कोई मॉइस्चर्स नहीं है, और जो एयर ब्लो हो रही है अब ये ड्राई है, इसके अंदर कोई भी मॉइस्चर कंटेंट नहीं है, तो ये एरिया हो जाता है लीवर्ड साइड, या फिर इसको हम लोग रेन शैडो एरिया भी कहा जाता है, ये विंडवर्ड साइड्स है। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट उसके बाद साइक्लोन रेनफॉल। साइक्लोन रेनफॉल्स ये कब होती है, जब एयर होती है इट्स मूव ब्लो इन ऑल साइड डायरेक्शंस, सारे डायरेक्शंस में, सभी डायरेक्शन से ब्लो होती है। ठीक है, तो इसी तरह से जब इस ब्लो करती है सारे डायरेक्शन से कहा जाता है। और क्योंकि लोअर एरिया में क्या होगा, लोअर साइड में जो होता है वो वार्म एयर होता है, गर्म होता है, जैसे गर्म ऊपर जाएगा तो नीचे फिर क्या हो जाएगा, तो ये वार्म एयर हो गया, तो इस साइड से वार्म एयर खाली चला गया, ऊपर चला गया, वार्म एयर राइजेज अप, तो कोल्ड एयर फिर नीचे ब्लो होती है, तो इसी तरह से कोल्ड इन करता है, वार्म वापस वार्म अप होता है, फिर वापस वार्म एयर ऊपर जाता है, वार्म ऊपर जाता है तो वो एक्सपैंड होता है, कूल डाउन हो जाता है, कूल डाउन होता है तो दैट वाज कंडेंसेशन, फिर क्लाउड बनती है, फिर बारिश की तरह फॉर्म होती है, तो ये इसे कहा जाता है साइक्लोनिक। और ये मोस्टली कहाँ ये रेनफॉल अकर होती है, इट वाज इन ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट रीजन्स में होती है। अब ये एग्जाम्पल देखो डायग्राम्स, ये डायग्राम्स जो है कि ये ब्लू जो दिख रही है आपको, ब्लू वाला जो है ये हो गया आपका कोल्ड वार्म एयर, और ब्लू कलर का है वो कोल्ड एयर है, और इसी तरह से जिस तरह से ब्लो करते ऊपर जाते धीरे धीरे एयर, तो ये यहाँ पे कंडेंसेशन शुरू हो जाता है, धीरे धीरे ठंडा होते होते ऊपर कंडेंसेशन शुरू हो जाती है, तो ये साइक्लोनिक है। अब एक केस स्टडी है उसको डिस्कस करते हैं। केस स्टडी जो है उड़ीसा हुई थी, दैट वाज इन द ईयर 1999 में, दैट हिट द इंडियन कोस्ट में हिट किया था उड़ीसा में। उड़ीसा जो है इंडिया का ईस्टर्न कोस्ट है, वहाँ पे हिट किया गया था, और ये बहुत ज़्यादा वायलेंट थी साइक्लोन, और इसकी स्पीड थी 260 किलोमीटर पर आवर, KPH मीन्स किलोमीटर पर आवर, और ये लगभग 36 आवर्स तक उस डिस्ट्रिक्ट में, उड़ीसा के पूरे कोस्टल एरिया में, वो उस एरिया में इट वॉज बिन कंटिन्यूअसली प्रेवेलिंग फॉर 36 आवर्स, और इसने बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शंस किया, बहुत ज़्यादा, इससे बहुत सारी तबाही हुई, डेथ हुई। विंड जिसकी स्पीड थी 260 किलोमीटर पर आवर, उसके साथ जो बारिश हुई दैट वाज द टोरेंशियल रेनफॉल विंड्स के कारण, और फिर जो टाइडल वेव्स था ये भी उस विंड के कारण बहुत ज़्यादा वेव जो भी वो भी बहुत ज़्यादा हाई था, तो ये सभी कलेक्टिवली के कारण बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ। और ये ओरिजिनेट जो थी ये हुई थी चाइना में, साउथ चाइना सी में, वहाँ से शुरुआत होते हुए वो लास्टली इंडियन कोस्ट को हिट किया उड़ीसा में, और वो एंड था उसका। द साइक्लोन कॉजेज हेवी लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, साइक्लोन ने बहुत ज़्यादा लाइफ एंड प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय किया, एंड इट इज़ बिलीव दैट मोर देन 10,000 पीपल्स दे लॉस्ट देयर लाइफ, उन्होंने अपनी ज़िंदगी खोई। फिर 4 लाख लाइफ स्टॉक्स जो थे उनकी पूरी की पूरी जो थी, लाइफ स्टॉक मीन्स जो जानवर थे वो तबाह हो गए। उसके साथ साथ ह्यूमंस जो थे उनकी बहुत सारी फैमिली, किसी के कुछ पेरेंट्स, किसी के बच्चे गुम हो गए। तो द साइक्लोन्स नॉट ओनली टुक अ हेवी टोल्स ऑन ह्यूमंस एंड एनिमल्स लाइफ बट ऑल्सो wreaken havoc टू प्रॉपर्टीज एंड क्रॉप्स। तो उन्होंने सिर्फ एनिमल्स एंड ह्यूमंस को ही नहीं डिस्ट्रॉय किया, बल्कि उन्होंने प्रॉपर्टीज़ जो बिल्डिंग्स थी उन सबको तोड़ दिया, तबाह कर दिया, एंड जो क्रॉप्स थी उन सबको तबाह कर दिया। तो इंसान अगर बच भी गया तो फिर बाद में क्या होगा, उस एरिया में जो भी क्रॉप्स था पूरा क्रॉप्स खराब हो गया। अराउंड 3 lakhs होम्स वे डिस्ट्रॉयड, 3 lakhs सोच सकते हो, 30,003 इस तरह से। उसके बाद 2 million पीपल्स बिकम होमलेस, जिनका घर नहीं रहा। ट्री, टेलीफोन, इलेक्ट्रिक पोल्स, ये सब कुछ अपरूटेड हो गया, सब उस दैट साइक्लोन ने सब कुछ तोड़ फोड़ दिया, इतनी स्पीड थी उसकी। पावर सप्लाई ख़त्म कर दी, उन्होंने ख़राब कर दिया, टेली कम्युनिकेशन सिस्टम पूरा डिस्टर्ब कर दिया, रोड्स, रेलवे लाइन डैमेज कर दिया गया। एंड ये जो हेवी रेन जो लेके आई थी जिसके कारण टोटली
उसके बाद जब फ्लड आया, उस फ्लड से और भी तबाही हुई, तो कॉजिंग फ्लड्स ऑल्सो। रिलीफ ऑपरेशंस भी किया गया, थाउजेंड्स ऑफ फैमिलीज वे एक्सकवेटेड। उनसे पहले बहुत से लोगों को उस जगह से हटाया गया जब वो स्टॉर्म्स आने से पहले, क्योंकि जब अपनी मेट्रो जो होती है, जिसके थ्रू हमें पता चल जाता है, मेट्रोलॉजिस्ट जो न्यूज़ होती है, तो उनके थ्रू उनको थाउजेंड ऑफ फैमिलीज़ को रिमूव किया गया उस एरिया में, कोस्टल एरिया में, कि वार्निंग दे दिया गया कि उस आसपास कोई ना रहे। आर्मी, एयरफोर्स सबको रखा गया रेस्क्यू करने के लिए। However, due to heavy rain and damaged infrastructures, it became impossible to reach out all the affected areas, and many people die of starvation and disease after the cyclones. तो इतने सब कुछ करने पर भी, क्योंकि जो साइक्लोन था बहुत ज़्यादा वॉयलेंट था, उन्होंने इतना ज़्यादा डिस्ट्रक्शंस किया, डैमेज किया कि इंफ्रास्ट्रक्चर्स को भी, तो जो रेस्क्यू टीम थी उनको उन तक अफेक्टेड एरिया में जहाँ पे प्रॉब्लम थी उन तक पहुँचने में बहुत प्रॉब्लम्स आई। फिर बाद में स्टारवेशन, लोग, क्योंकि जो डिजीज़ फैली, जो बीमारी फैली, क्योंकि फ्लड के कारण उससे लोग कुछ नहीं मिला खाने को, तो स्टारवेशन, भूखे मरने लगे। तो ये चीज़ें थी जो साइक्लोन जो होता है बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शंस भी लेके आती है। तो हमारा चैप्टर्स कंप्लीट हो गया। हम लोग नेक्स्ट डे विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स। नाउ बियॉन्ड बॉर्डर्स में डैनियल्स गैब्रियल्स फ़ारेनहाइट, Polish born Dutch physician, is known to be the inventor of the mercury thermometer. So he was the person who invented mercury thermometer. Now we will do the question answer in the next class. Thank you.